इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। वे इस प्रश्न में कहते हैं कि C1 व C2 धारिताओं वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर स्मॉल q आवेश दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर तथा आवेश बताइए कितना कितना होगा। तो ध्यान देंगे, C1 व C2 धारिताएं हैं, उन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। भाई मान लीजिए पहला संधारित्र ये हो सकता है, दूसरा संधारित्र ये हो सकता है, यहाँ धारिता C1 है, यहाँ धारिता C2 है, ठीक है ना। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनको क्या किया है इन्होंने, स्मॉल q आवेश दिया है, इनको स्मॉल q आवेश दिया गया है। स्मॉल q आवेश देने से इनका कोई ना कोई विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि समांतर क्रम में ये दोनों संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए होने के कारण दोनों संधारित्रों के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर v होगा। मान लीजिए ये v हो जाता है और इसके सिरों पर भी v विभवांतर उत्पन्न हो जाता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या सूत्र है, V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C फॉर्मूला होता है। परंतु ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो हम धारिताओं का प्रयोग करेंगे वो तुल्य धारिता का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा सूत्र Q अपॉन C। वैल्यू प्रयोग करेंगे, हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस C, यानी दोनों संधारित्रों पर V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 विभव उत्पन्न होगा। अब ये पूछते हैं, प्रत्येक संधारित्र पर जो स्मॉल q आवेश दिया गया था बाहर से, इनको समांतर क्रम में जोड़कर ये आवेश कैसे कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यानी दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश ये पूछते हैं। तो लिखेंगे C1 संधारित्र पर संचित आवेश, C1 पर आवेश डैश लगाएंगे और इसको लिखेंगे Q1 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, C1 V1, C1 V1, तो C1 के स्थान पर तो C रहेगा, V1 के स्थान पर हो जाएगा V, प्रयोग करेंगे, हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 Q, क्योंकि V की वैल्यू आप यहाँ प्रयोग करेंगे, तो C1 Q अपॉन C1 प्लस C2, कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। पहले संधारित्र पर संचित आवेश आपने ज्ञात कर लिया। कोई मात्रक आप यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि C1 माइक्रो में है या फैराड में है, या स्मॉल q जो है ये किसमें है, ठीक है। तो ये पहले संधारित्र पर संचित आवेश आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे दूसरे संधारित्र पर C2 पर आवेश, दूसरे पर संचित आवेश हो जाएगा Q2 इक्वल टू, सेम फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, परंतु C1 के स्थान पर C2 हो जाएगा, लिखेंगे C2V। तो इसी से आप समझ सकते हैं, तो C1 के स्थान पर केवल C2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, C2Q अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से दूसरे संधारित्र पर संचित आवेश ये प्राप्त हो जाता है। वो अगले प्रश्न में कहते हैं कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं,
समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि इस निकाय को स्मॉल q आवेश दें तो वह इन संधारित्रों पर किस अनुपात में बटेगा। यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब किस अनुपात में बटेगा। भाई समांतर क्रम में जुड़े रहे, इसी सूत्र से आप इसको समझ सकते हैं। स्मॉल q आवेश इन्होंने दिया जाता है, स्मॉल q आवेश दिया जाता है, तो दोनों लगभग सेम ही सवाल है ना। स्मॉल q आवेश दोनों को दिया जाता है, जिसके कारण दोनों संधारित्रों के सिरों पर उत्पन्न विभव v हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में चाहे जितनी भी चीजें आप जोड़ दीजिए, चाहे संधारित्र जोड़ दीजिए, चाहे तो आप कुछ भी चीज जोड़ दीजिए, उनके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। समझते हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। चूंकि का चिन्ह लगाएंगे, संधारित्र समांतर क्रम में है। संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए दोनों संधारित्रों के सिरों पर उत्पन्न विभव कैसा रहेगा, समान होगा। माना यह v है, अब क्योंकि संचित आवेश अलग अलग हो जाएगा, संचित आवेश कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश अलग अलग पूछते हैं, है ना। C1 पर अलग पूछते हैं, C2 पर अलग पूछते हैं। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, संधारित्र C1 पर संचित आवेश, C1 पर संचित आवेश क्या सूत्र है, Q1 इक्वल टू C1 V1, C1 V1। तो C1 के स्थान पर C1, V1 के स्थान पर V रहेगा, क्योंकि दोनों संधारित्र इस समय समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण उनके सिरों पर समान विभव उत्पन्न होगा। तो यह जाता है प्रथम संधारित्र यानी C1 पर संचित आवेश। इसी प्रकार से आप याद करेंगे C2 पर, इसी प्रकार C2 पर संचित आवेश हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2। अनुपात पूछते हैं ना, किस अनुपात में यह आवेश वितरित होगा, तो आवेशों का अनुपात। आवेशों का अनुपात याद कर लेंगे, तो Q1 अपॉन Q2 करेंगे, वैल्यू रखो दोनों की, ऊपर है C1V, नीचे रहेगा C2V, V से कटेगा V और बचेगा आपके पास में Q1 रेशियो Q2 और हो जाएगा C1 रेशियो C2। ठीक है, इस तरह से इस सूत्र से आपको क्या प्रतीत होता है, इस सूत्र से आपको ये प्रतीत होता है कि दोनों संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़े हैं, यदि उनको स्मॉल q आवेश बाहर से दिया जाएगा, तो यह दिया जाने वाला आवेश जो बाहर से दिया जा रहा था, ये दिया जाने वाला आवेश इन दोनों संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में, इन संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में वितरित होगा। अब कैसे वितरित होगा, मान लीजिए यहाँ पर C1 और C2 पता नहीं है किसकी वैल्यू अधिक है, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए समझने के लिए केवल कि C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है, C1 ग्रेटर देन C2, देन क्या होगा, उस समय क्या होगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा, Q1 ग्रेटर देन
Q2 हो जाएगा। यानी जिस संधारित्र की धारिता अधिक होगी उस पर संचित आवेश उतना ही ज्यादा होगा, जिस संधारित्र की धारिता कम होगी उस संधारित्र पर संचित आवेश भी कम होगा। तो पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। जब दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बाहर से दिया जाने वाला आवेश स्मॉल q आवेशों के अनुपात जब हम करेंगे तो यह आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है। इन्होंने आगे पूछा है कि यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब, अब देखिए इन्होंने क्रम बदल दिया है। बाद में इन्होंने कहा है कि यही संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए और बाहर से इनको स्मॉल q आवेश दिया जाए, बाहर से इनको स्मॉल q आवेश दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई। मान लो ये संधारित्र है पहला जिसकी धारिता C1 है, उससे थोड़ी दूर एक ही तार से दूसरा संधारित्र जुड़ा है C2 है ना। इनको कौन सा आवेश दिया जा रहा है, स्मॉल q आवेश मान लीजिए इनको दिया जाता है, स्मॉल q आवेश इनको दे दिया जाता है। तो ये आवेश इनके दो बराबर भागों में वितरित हो जाएगा, दो बराबर भागों में यही आवेश वितरित हो जाएगा। मान लीजिए पहले पर हो जाता है Q1, दूसरे पर ये आवेश हो जाता है Q2, ये आवेश पहले पर हो जाता है Q1, दूसरे पर हो जाता है Q2। क्योंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, चाहे धारिताएं कुछ भी हो, धारिताएं कुछ भी हो, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश समान रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है। तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश समान होगा। दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश समान होगा। मान लीजिए पहले पर Q1 दूसरे पर Q2, इस थ्योरी से आप करेंगे तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, अब दिया जाने वाला आवेश क्या है, स्मॉल q है। ये आवेश दो बराबर भागों में वितरित हो जाएगा, दो बराबर भागों में यही आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब आवेशों का अनुपात याद करेंगे। अतः आवेशों का अनुपात यदि आप याद करेंगे तो हो जाएगा Q1/Q2, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, रखेंगे आपको Q/2, यहाँ पर भी Q/2। कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या प्राप्त होगा, Q1/Q2 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 1/1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आवेशों का वितरण 1/1 या 1:1 के अनुपात में होता है। यही आपका आंसर है। अब अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में वो कहते हैं कि तो समरूप संधारित्र, अब समरूप की बात आती है। समरूप का मतलब ऐसे संधारित्र जिनकी धारिताएं बराबर हों, जिनकी धारिताएं बराबर हों। अब धारिताएं बराबर होने से क्या हो जाएगा, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो जाएंगी। अब त्रिज्याएं बराबर होने से उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, समझ गए। और समरूप का दूसरा मतलब ये भी आता है क्योंकि धारिताएं बराबर हैं तो धारिताएं बराबर होने से उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल भी बराबर हो सकता है। यदि वो समांतर प्लेट संधारित्र हैं तो, यदि वे गोल संधारित्र हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, और यदि वे समांतर प्लेट संधारित्र हैं तो उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसीलिए उनको समरूप संधारित्र कहते हैं। तो धारिताएं बराबर हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन्हें V विभव तक आवेशित किया जाता है। इन्हें अब अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। बताइए संयोजन की कुल ऊर्जा पर, विभवांतर पर तथा आवेश पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे क्योंकि अति लघु है, इसको ज्यादा लॉन्ग में हम नहीं करेंगे।
ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट हो सकती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो ऊर्जा तो सेम रहेगी, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। दूसरा, विभवांतर 2 गुना हो जाएगा। विभवांतर 2 गुना हो जाएगा क्योंकि पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों पर विभव बिल्कुल बराबर बराबर होता है। वहीं यदि उन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो विभव दोनों का जुड़ जाएगा, यानी विभव कितना हो जाएगा, v प्लस वी इक्वल टू 2v, यानी 2 गुना हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तीसरा पूछते हैं, आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवेश आधा रह जाएगा। यदि समांतर क्रम में आप देखेंगे तो समांतर क्रम में दोनों पर अलग अलग आवेश संचित होगा, दोनों पर अलग अलग आवेश संचित होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में जैसे ही आप उन संधारित्रों को जोड़ेंगे तो एक संधारित्र पर जो आवेश पहले संचित हो रहा था, यही आवेश श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 बराबर भागों में वितरित हो जाता है, जैसा कि इस सवाल में मैंने दर्शाया है। ठीक है ना। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q/2 होगा दोनों पे बराबर, श्रेणी क्रम में होगा दोनों पर बराबर, परंतु जो बाहर से दिया जाने वाला आवेश है वही आवेश 2 बराबर भागों में वितरित हो जाएगा। तो आवेश कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आवेश आधा हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि आपके रेडियो सेट में किस कोटि की धारिता के संधारित्र लगे होते हैं। संधारित्र का मतलब है कंडेंसर, है ना। तो किस कोटि के लगे रहते हैं, उनकी पावर पूछी है उन्होंने। तो रेडियो की पावर सप्लाई में 1 से 10 माइक्रोफैरड के तथा ट्यूनिंग के लिए 100 माइक्रोफैरड। ट्यूनिंग का मतलब होता है आवाज़ के लिए, है ना, जो बाहर से आवाज़ आती है उसमें आगे से उस आवाज़ को कन्वर्ट करने के लिए, सही करने के लिए 100 माइक्रोफैरड धारिता की कोटि के लगे होते हैं और पावर सप्लाई में 1 से 10 माइक्रोफैरड के। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे। अगला सवाल है, किसी आवेशित चालक में संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। व्यंजक का मतलब है सूत्र पूछा है इन्होंने, किसके पदों में, C तथा V के पदों में। ये हम कई बार कर चुके हैं। इसका सूत्र क्या होता है, संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² होती है ना। किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, U इक्वल टू 1/2 CV² होती है। मात्रक क्या है, जूल है। मात्रक क्या है, जूल। मात्रक सही का लिखिए। और यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा कि कौन सी राशि कौन सी है। U क्या है, संचित ऊर्जा, 1/2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। C क्या है, संधारित्र की धारिता है। V क्या है, उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर या विभव। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे और मात्रक सहित आप लिखेंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, उस प्रश्न में कहते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता C फैराड है, यदि इस पर कैपिटल Q कूलाम आवेश हो तो इस पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए Q और C के पदों में पूछते हैं, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। C इक्वल टू Q/V होता है, इसलिए हम यही प्रयोग करेंगे, C इक्वल टू Q/V। लेकिन Q क्या है, कैपिटल है, V क्या है, ये भी कैपिटल है, बस इतना अंतर है, लेकिन है तो आवेश ही। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, हम यदि प्रयोग करेंगे तो U इक्वल टू 1/2 C के स्थान पर Q/V का प्रयोग करेंगे, Q/V का प्रयोग, और यहाँ पर क्या है, V है। यहाँ पर क्या है, V है, तो V के स्थान पर क्या रहेगा, V रहेगा, V² हो जाएगा। तो V से कटेगा ये वाला स्क्वायर। U इक्वल टू क्या बना, 1/2 Q इंटू V बना है, Q इंटू V बना है। अब देखते हैं Q और V के पदों में नहीं, बल्कि Q और C के पदों में पूछा है। Q और C के पदों में पूछा है, तो ये हमने गलत प्रयोग कर लिया। ये C के स्थान पर नहीं बल्कि हमको V के स्थान पर प्रयोग करना था, V इक्वल टू Q/C। लेकिन नो प्रॉब्लम, अब कर लो, चाहे तो इसी में कर लो, V इक्वल टू Q/C। फिर से प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सूत्र, U इक्वल टू 1/2 Q इंटू
Q अपॉन C, Q इंटू Q अपॉन C। Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सीधे का लगाओ चिन्ह और लिखो U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, मात्रक है जूल। तो हमसे ये वाला सूत्र पूछा था Q और C के पदों में। अब ये वाला जो सूत्र हमारे पास में उत्पन्न हो रहा है 1/2 QV, ये Q और V के पदों में हो रहा है, ठीक है। और ये वाला सूत्र कौन सा है, 1/2 CV स्क्वायर C और V के पदों में हो रहा है। जो भी सूत्र आपको चाहिए जहाँ पर वो आप प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप भूल जाएं तो इस तरह से प्रयोग करके आप उनको बना भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल हल हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में